ये जो नरवाना की 3 सोसाइटीज हैं, इन्होंने हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। मैं इस बात से नहीं डरता, मेरा वीडियो लाइव कर देना, छाप देना, कहीं पेपरों में छाप देना, नो प्रॉब्लम। सभी साथियों को नमस्कार। जेसीएन न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। नरवाना की 3 शिक्षण संस्थाएं जिनके माध्यम से नरवाना से बड़ी बड़ी हस्तियां पूरे देश के अंदर नरवाना का नाम करती है, चाहे वो राजनीति में हो, खेल में हो, प्रशासन में हो या किसी भी क्षेत्र में। नरवाना की 3 संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल और आर्य कन्या महाविद्यालय है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक ऐसा विवाद चला हुआ है, जिस विवाद के चलते हुए इन तीनों शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। उसके पीछे क्या विवाद है, क्या कारण है, क्यों नरवाना के बच्चों का भविष्य खतरे में होता जा रहा है, आइए देखते हैं। हमने जो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका उद्देश्य ये है कि नरवाना में जो 3 स्कूल हैं, आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना, आर्य कन्या महाविद्यालय नरवाना और महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल नरवाना, इनका चार्ज जो है इन स्कूलों का पिछले 19 सितंबर को प्रशासन ने इन स्कूलों का संचालन करने वाली समितियों को दिलवाया था। आर्य स्कूल का संचालन आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करती है, आर्य कन्या महाविद्यालय का संचालन आर्य कन्या महाविद्यालय नामक रजिस्टर्ड सोसाइटी करती है और महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल का संचालन महर्षि दयानंद शिक्षा समिति करती है। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई, उसमें आप सभी को ये पता है कि पिछले कुछ समय से नरवाना के इन स्कूलों को लेकर के 2 पक्षों में विवाद चला हुआ है। एक तरफ नरवाना की ये सोसाइटीज है जिनके मैंने नाम बताए हैं, दूसरी तरफ आर्या प्रतिनिधि सभा हरियाणा है रोहतक का, जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस है। आर्या प्रतिनिधि सभा का ये दावा रहा है कि ये स्कूल हमारे हैं और इनका संचालन हम करते हैं, और ये दावा 2008 में उस समय उभर कर आया जब उन्होंने नरवाना के कुछ लोगों के सहयोग से आकर के जबरदस्ती इन स्कूलों पर कब्जा कर लिया था। शिक्षा विभाग के नियम के मुताबिक जो सोसाइटी स्कूल का संचालन करती है, उसे एक मैनेजिंग कमेटी बनानी होती है। वो मैनेजिंग कमेटी शिक्षा विभाग से अप्रूव होती है, वही कमेटी स्कूल का संचालन कर सकती है। जब आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपनी कमेटी बना करके भेजी मैनेजिंग कमेटी स्कूलों की, तो शिक्षा विभाग ने उसको अप्रूवल देने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये केस जो है, कुछ पेरेंट्स कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट के आदेश पर निदेशक महोदय ने इंक्वायरी करवाई। उसमें ये उभर करके आई बात इंक्वायरी रिपोर्ट में कि आर्य प्रतिनिधि सभा का इन स्कूलों से कोई लेना देना नहीं है और इन तीनों स्कूलों की अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो इनका प्रबंध करती है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप जो है इनके ऊपर प्रशासक लगाओ। विभाग ने प्रशासक लगाया। उस प्रशासक ने चुनाव करवाए 2011 में। प्रशासक ने सरकार से पूछा कि किस सोसाइटी का चुनाव करवाना है, क्योंकि 2 पक्ष खड़े हुए थे। एक तरफ नरवाना की सोसाइटीज थी, दूसरी तरफ आर्य प्रतिनिधि सभा की सोसाइटी थी। तो सरकार ने मार्गदर्शन दिया कि इससे पहले जो भी सोसाइटी स्कूल को चला रही थी, उसका आप चुनाव करवाएं। अब जब देखा गया उससे पहले नरवाना की सोसाइटीज इन स्कूलों को चला रही थी, तो प्रशासक महोदय ने इन सोसाइटियों के आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आर्य कन्या महाविद्यालय और महर्षि दयानंद शिक्षा समिति नरवाना के चुनाव करवा करके जो कमेटी बनी,
उसको शिक्षा विभाग से अप्रूव करवा करके उनको चार्ज दे दिया स्कूलों का। 2014 में ऐसे ही हुआ, 2017 में ऐसे हुआ, 2020 में आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक फिर पिक्चर में आ गई। उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई और उसको डायरेक्टर के पास भेज दिया और डायरेक्टर से उसको अप्रूव करवाने का प्रबंध कर लिया, अप्रूव हो गई वो। 17/11/2020 को वो हमारे स्कूलों में आई। मैं उस समय पे प्रिंसिपल के पद पर बैठा हुआ था आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। हमने ऑर्डर देखा, हमने चार्ज छोड़ दिया। हम निदेशक महोदय के पास गए, उनको सारी स्थिति बताई, उन्होंने उस पर स्टे लगा दिया, इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया। इंक्वायरी कमेटी बनी। इंक्वायरी कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा कि आर्य प्रतिनिधि सभा का इन स्कूलों के संचालन से कोई लेना देना नहीं है और इन स्कूलों का संचालन नरवाना की सोसाइटियां, जिनके मैंने नाम बताए हैं, वो करती हैं, इसलिए इनकी मैनेजिंग कमेटियों को अप्रूवल दी जानी उचित है। तीसरी सिफारिश उन्होंने ये की कि जिन लोगों ने आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा रोहतक द्वारा गठित कमेटियों को अप्रूवल दिलवाई थी, उन्होंने विभाग को गलत इंफॉर्मेशन दी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर डायरेक्टर महोदय ने 2021 में उनको दी गई अप्रूवल तो वापिस ले ली। हमारी सोसाइटियों को 2023 में अप्रूवल दे दी और 5 अधिकारी चार्ज शीट कर दिए। रिकॉर्ड की बात है, जिनमें जिला शिक्षा अधिकारी जींद, बीओ नरवाना, असिस्टेंट डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा और जो प्राइवेट स्कूल ब्रांच है निदेशालय में, उसका सुपरिंटेंडेंट और डीलिंग हैंड शामिल थे। जब हमारी कमेटियों को अप्रूवल मिली, मैनेजिंग कमेटियों को, लेकिन चार्ज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आर्य प्रतिनिधि सभा के लोगों ने 2020 में स्कूलों का जो चार्ज ले लिया था वो छोड़ने से इनकार कर दिया। हमारा पक्ष जो है डीसी के पास गया। डीसी साहब ने जब कुछ नहीं किया तो हम हाई कोर्ट में गए। इसी दौरान 2023 आ गया। सोसाइटियों के चुनाव हर 3 साल के बाद होते हैं। 2020 में हमारा चुनाव हुआ था। वो चुनाव इन सोसाइटियों का मैंने ही करवाया था एज रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद 2023 में इस विवाद की वजह से चुनाव नहीं हो सका। हाई कोर्ट में सरकार ने ये लिख के दे दिया कि इनका तो चुनाव ही नहीं हुआ। चुनाव नहीं हुआ तो इस आधार पर इन तीनों सोसाइटियों पर, जो नरवाना की सोसाइटी है, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया और सरकार ने लिख के दे दिया हाई कोर्ट में कि इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनमें एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया है, इसलिए इनको चार्ज दिलवाने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। रिट जो है वो खारिज हो गई, इनफ्रक्चुअस हो गई। उसके बाद 2023 में सितंबर 2023 में सुरेंद्र बेनीवाल जी जो डीएमसी थे, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर, उनको जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था, लेकिन उन्होंने चार्ज नहीं लिया। उसके कुछ महीनों के बाद वीरेंद्र सहरावत थे, जिनमें HCS उनको लगाया गया, उन्होंने भी चार्ज नहीं लिया। उसके बाद फिर जो है नरवाना में SDM थे श्री दलजीत सिंह जी, उनको जो है चार्ज मिला और उन्होंने चार्ज लिया। उन्होंने दिसंबर में BDO को रिटर्निंग ऑफिसर बना करके सोसाइटियों के इलेक्शन का प्रोग्राम जो है डिक्लेयर कर दिया। इलेक्शन के प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने काम चलाया। उन्होंने 24 तारीख को चुनाव करवाया, 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को उन्होंने चुनाव करवाया और जो गवर्निंग बॉडी बोलते हैं सोसाइटी की, वो चुनी गई, वो यूनानिमस चुनी गई थी, उसकी डिक्लेरेशन कर दी। इसी दौरान क्या हुआ कि आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा ने, रजिस्ट्रार होता है स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, उसके पास एक पिटीशन लगाई। उन्होंने पिटीशन में ये मांग की कि ये जो नरवाना की 3 सोसाइटीज हैं, इन्होंने हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन खारिज किया जाए। ये केस डाला हुआ था उन्होंने। हमने इसका जवाब दिया था और इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई जब हुई 17 दिसंबर को रजिस्ट्रार, जो स्टेट रजिस्ट्रार था, उसने एक आदेश पारित कर दिया कि चुनाव स्टे किए जाते हैं
और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सोसाइटीज 1 महीने के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट भेजे। तो ये ऑर्डर उन्होंने करके उसको रिट को डिस्पोज ऑफ कर दिया और इधर जो है चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, क्योंकि ये 17 तारीख को उन्होंने ऑर्डर डिक्लेयर किया, लेकिन यहां पर जो ईमेल आई, जो इनको लिखित में कम्युनिकेशन हुआ, वो 24 दिसंबर को हुआ। तब तक ये चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके थे। उसके बाद जो है जो एसडीएम थे, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी देखरेख में मैनेजिंग कमेटियां बनी। उन मैनेजिंग कमेटियों को डायरेक्टर साहब ने अप्रूवल दे दी और अप्रूवल के बाद उन मैनेजिंग कमेटियों को चार्ज फिर नहीं मिला, क्योंकि आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा रोहतक का कब्जा उस पर बरकरार था। तो पहले डीसी साहब को लिखित में दिया, जब कुछ नहीं हुआ फिर जो है हाई कोर्ट में रिट डाली। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि हमें उत्तर देने के लिए समय चाहिए। हाई कोर्ट ने समय दे दिया। इसी दौरान 19 सितंबर को प्रशासन ने जो ये सोसाइटीज है नरवाना की, इनको स्कूलों का चार्ज दिलवा दिया और हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट उसको बोलते हैं वो दाखिल कर दी, जिसमें ये सारा विवरण दे दिया कि हमने चार्ज दिलवा दिया है। उसके बाद स्कूल चलने शुरू हुए। उन्होंने एक रिट डाली हुई थी जिसमें उन्होंने डायरेक्टर का जो 12 फरवरी 2025 में हमें अप्रूवल मिली थी उस पे स्टे मांगा हुआ था, लेकिन उस पे स्टे नहीं मिला। वो 4 नवंबर की सुनवाई थी, उस पे कुछ नहीं हुआ और वो जो है आगे की पेशी उनको दे दी गई, जो कि आगे पेंडिंग है, आगे चल रही है। इसी दौरान उन्होंने जो ऑर्डर था स्टेट रजिस्ट्रार का, जिस पे हमारे चुनाव पे स्टे था, हमने एक अपील डाली। उस अपील पे स्टेट रजिस्ट्रार ने वो स्टे वैकेट कर दिया, स्टे हटा दिया। वो स्टे हटाने के बाद जो हमारी सोसाइटीज की गवर्निंग बॉडी थी, उनको विभाग से अप्रूवल मिल गई, सोसाइटीज एंड फर्म्स डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल गई, यानी सारी प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन उन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा ने स्टेट रजिस्ट्रार के ऑर्डर के खिलाफ, ये 8 सितंबर का ऑर्डर था, एक अपील डाली। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सोसाइटीज हरियाणा बोलते हैं उसको, उसके पास अपील डाली जिसमें सारा विवरण दिया गया और ये कहा गया कि जो स्टेट रजिस्ट्रार का 8 तारीख का ऑर्डर है वो रद्द किया जाए, वो गलत है, स्टे गलत हटाया गया। उन्होंने मांग की कि जो है स्टे रखा जाए और इनकी रजिस्ट्रेशन मांग वही थी, कैंसिल की जाए। तो इस पे जो है पहले पेशी लगी हुई थी वो फरवरी की थी, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ने इसको प्रीपोनमेंट बोलते हैं, पहले करके 1 दिसंबर की सुनवाई इमीडिएट रख दी। 1 दिसंबर को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सोसाइटीज ने सुनवाई की। सुनवाई में उन्होंने जो ऑर्डर पास किया उसकी मुख्य बातें ये थी। नंबर 1, प्रीपोनमेंट पे जो हमने इतराज किए थे, भाई पहले आप सुनवाई कर रहे हो लेकिन हमारा पक्ष नहीं सुना, वो खारिज कर दिया। नंबर 2, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सोसाइटीज जींद को ये कहा कि जो रिपोर्ट भेजनी थी आपने 1 महीने में वो नहीं भेजी, 15 दिन का आपको समय दिया जाता है, 15 दिन में वो रिपोर्ट भेजें और तब तक के लिए फाइनल डिसीजन के लिए, फाइनल डिसीजन की तारीख उन्होंने फरवरी में लगाई और वहां तक के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाता है, एज इंटरिम ऑर्डर बोलते हैं, अंतरिम उपाय के रूप में एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया एडीसी जींद श्री विवेक आर्य जी को। ये ऑर्डर हुआ 2 तारीख को। 1 तारीख को रजिस्ट्रार जनरल ने सुनवाई की, ऑर्डर पास किया। 2 को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का अधिकार क्षेत्र होता है रजिस्ट्रार लगाना, वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाना, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। अब आ गई तारीख 3, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब लगे थे एडीसी जींद, ये हमारे पास आए शाम को, ये 2 तारीख की शाम को आए, 3 को नहीं जी, 3 को आए हैं, 3 तारीख को, हाँ यस, ये 3 तारीख को शाम को आए और इन्होंने टाइम तो आया था 4 बजे का, लेकिन लेट आए। आकर के इन्होंने
चार्ज लेने से पहले हमारे से विस्तार से बात की। मैं मौके का गवाह हूं, वहां पर मौजूद था मैं। वहां पर हमारे रमेश आर्य जी, ये प्रधान है आर्य कन्या महाविद्यालय के, ये मौजूद थे। अनिल आर्य जी, ये प्रधान है आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना के, ये मौजूद थे। भगवान दास जी, महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल के प्रधान है, ये मौजूद थे। और अनुराग जी यहाँ पर होंगे मौजूद, जो कि आर्य कन्या महाविद्यालय के मैनेजर हैं, वो मौजूद थे। तो ये लोग और तीनों स्कूलों के प्रिंसिपल, जिसमें मैं था आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल की हैसियत से, मैडम उषा मित्तल थी आर्य कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल, और सुनीता नारंग थी महर्षि दयानंद स्कूल की प्रिंसिपल। तो उन्होंने चार्ज लेने से पहले ये कहा कि मुझे ये मामला बताओ क्या है। मैंने उनको विस्तार से बिगिनिंग से लेकर के एंड तक सारा मामला समझाया। उनके दिमाग में प्रश्न भी आए, क्वेरीज आई, उन्होंने पूछी, हमने उन क्वेरीज को क्लियर किया। वो सुन के जो है उन्होंने कहा कि मैं एक सुनवाई का मौका दूसरे पक्ष को भी दे देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य तो बच्चों के प्रति है, बच्चों को शिक्षा देना है। और मैंने डीसी साहब को कहा था कि ये क्या मामला है, मैं देखना चाहता हूं, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ। यानी उनकी बात से ये झलक रहा था कि वो अपनी इच्छा से लगे हैं, और इसलिए मैं मामले को समझना चाहता हूं, और मैं दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहता हूं, इट विल बी फेयर, और फिर मैं करना चाहता हूं। हमने कहा जी वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप दूसरे को सुनिए, अगर आप फेयर काम। हमें ये लगा, हमें ये उम्मीद बनी कि अब हमारे साथ न्याय होगा। हम बड़े खुश हुए। विवेक आर्य जी रिवाड़ी के हैं, बड़ा नाम इनका अखबारों में रहता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ही प्रिंसिपल रहेंगे तीनों, कोई चेंज मैं फिलहाल किसी तरह की नहीं कर रहा हूं। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। रिटर्न में बकायदा लिखित में उन्होंने तीनों सोसाइटीज का चार्ज लिया। ये सारा घटनाक्रम आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना के प्रिंसिपल ऑफिस का है। उसके बाद हम घर चले गए। घर जब गए हम, मेरे पास रात के 9:30 बजे के करीब फोन आया मेरे पास। कुलदीप हैं असिस्टेंट इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज। उसने कहा कि एडीसी साहब आ रहे हैं, आप स्कूल में पहुंचे। मैंने पूछा भी क्या एजेंडा है, इतनी रात को क्या बात होगी, अभी तो गए यहां से। उन्होंने कहा नहीं आप स्कूल में पहुंचो। मैं स्कूल में पहुंचा, 1-2 पीएन बुलाया, और इसी दौरान वहां पर कुलदीप जी खड़े हुए थे जब मैं स्कूल में पहुंचा। स्कूल में पहुंचने के बाद हम खड़े ही थे कि वहां से फोन आ गया कि अब का, उन्होंने मेरे को, कुलदीप जी के फोन पे फोन आया। कुलदीप जी ने मेरे को बताया कि अब का प्रोग्राम रद्द हो गया, सुबह 7 बजे आएंगे एडीसी साहब, डीसी साहब, और आप जो है स्कूल में मिलें और उनको भी कह दे। तो वी वर सरप्राइज्ड कि भी ऐसा क्या हो गया, रात को तो ये हुआ ही है, अब फिर रद्द कर दिया, अब सुबह का हो गया। इसी दौरान क्या हुआ था, उस दिन 3 तारीख की बात है, दिन में डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन का एक ऑर्डर आ गया था, जिसमें जो 12 फरवरी 2025 को हमें अप्रूवल मिली थी, वो अप्रूवल विथड्रॉ कर ली गई थी टिल द फाइनल आउटकम ऑफ द लिटिगेशन। उसमें लिखा था कि भाई इस तरह से रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील थी, उस अपील में 1 तारीख के फैसले का हवाला दिया था कि रजिस्ट्रार जनरल ने 1 अप्रैल को यह डिसीजन किया है, भी दोनों का विवाद है, इस विवाद के केस के फाइनल निपटारे तक ये जो है अप्रूवल विड्रॉ की जाती है। तो हम सुबह 7 बजे स्कूल में पहुंच गए। जब स्कूल में पहुंचे, हमने ऑफिस वगैरह खुलवाया। वहां पर लगभग 8 या 8:15 हुए होंगे। कुलदीप जी वहां पर पहले आए हुए थे।
लेकिन हमें कोई भनक नहीं थी, हमें कोई एस्टिमेट नहीं था भी क्या होने जा रहा है। 8 बजे एडीसी साहब आए, उनके साथ पुराना प्रिंसिपल था। वो प्रिंसिपल को लेकर के सीधा मेरे से बात किए बगैर ऑफिस में गए। ऑफिस में उन्होंने प्रिंसिपल को चेयर पे बिठाया और उसकी तरफ ऐसे किया, ऐसे। मैंने देखा, आई वाज सरप्राइज्ड। मैं समझ गया था कि माजरा क्या है। मैंने कहा सर ये क्या है। वो फटाफट, जैसे ऑफिसर की होती है कि तेज स्पीड में चलना, आ जाओ, मैं बाहर गया। वो मेरे को एक तरफ ले गए, कहने लगे रघुभूषण जी, कल मेरी व्यथा कुछ और थी, आज मेरी व्यथा कुछ और है। अब हम तो 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं समझ गया था व्यथा तो क्या है। अब आप हमारा साथ दो तो ठीक है, ना दो तो आपकी मर्जी है। मैंने कहा सर साथ क्या दें, आपने हमें हटा दिया, यही साथ देना था, और साथ ना भी दे तो हम आपका क्या बिगाड़ लेंगे। नहीं, जब हम ऑफिस से वो प्रिंसिपल को बिठा के और थम्स अप करके आ रहे थे, जो ही हम बाहर निकले वहां पर पिछली जो आर्य प्रतिनिधि सभा की जो लोकल कमेटी, लोकल लोग हैं, वो आ रहे थे। वो आए और वो धड़ल्ले से स्कूल के अंदर एंटर कर गए। एडीसी साहब ने किसी को नहीं पूछा आप कौन लोग हैं, आप कैसे एंटर कर रहे हैं। उनके साथ बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स थी एडीसी साहब के पास, इसलिए मैं ये पूछने की पोजीशन में नहीं था कि व्हाट इज हैपनिंग। और चूंकि हमें संदेश ये दिया गया था कि आपने किसी को नहीं बुलाना है, अकेले प्रिंसिपल नहीं आना, किसी को नहीं बुलाना है, तो हमने मैनेजमेंट कमेटी का भी नहीं कोई बुलाया, क्योंकि हमें तो आइडिया ही नहीं था होने क्या जा रहा है। वैसे तो उनका मैसेज ये था कि भी प्रिंसिपल भी ना हो, बस स्कूल देखने हैं। वो ये चाहते थे कि बस स्कूल खुले मिले, ऑफिस खुला मिले, आदमी कोई ना मिले। एनी हाउ, जब एडीसी साहब ने ये बात कही और वो लोग अंदर एंटर कर गए, तो मैं तो समझ गया कि एडीसी साहब कल जो सिद्धांत की, नैतिकता की, आदर्श की बातें कर रहे थे, वो सारी हवाई हो गई हैं। और जिस तरह से बड़े बड़े ऑफिसरों ने भी इसमें रोल प्ले किया है, एडीसी साहब भी उसी के शिकार हो चुके हैं। हम बाहर निकले, मेरे साथ रंजन क्लर्क थे, राहुल क्लर्क थे। हम बाहर आ गए, हमने देखा कि एमडीएन के सामने एडीसी साहब की कार खड़ी थी, पुलिस फोर्स खड़ी थी। एमडीएन स्कूल की जो पुरानी प्रिंसिपल थी वो उतरी और वो अंदर गई, उसको चेयर पे बिठा दिया होगा क्योंकि हम अंदर नहीं थे। जब ये घटनाक्रम हुआ, हम जो है अपने घर पर आ गए। कल हमें ये पता लगा कि उस स्कूल का जो प्रिंसिपल मनोज शर्मा, अब कमाल की बात तो ये है, हैरानी की बात, मनोज शर्मा को प्रिंसिपल किसने बनाया? मनोज शर्मा को प्रिंसिपल बनाया उस कमेटी ने जो कमेटी इलीगल थी, जिसकी मंजूरी ही नहीं। एससी की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है जी, प्राइवेट स्कूलों को। हाँ जी, ये भी सुना गया है। नहीं, अगर कोई ये कहता है तो ये गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों के नियंत्रण के लिए हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट 1995 बना हुआ है। उसके तहत हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स हैं 2003 के। उन रूल्स के रूल 32 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल का संचालन विभाग से अप्रूव्ड कमेटी ही कर सकती है। अब आपकी आगे रणनीति क्या है जी? रणनीति तो आगे की प्रधान जी हमारे बैठे हुए हैं, ये बताएंगे रणनीति। सर, आपने अभी जिक्र किया था जो चुनाव आपने था, आप एक चुनाव जीत करके यहाँ आए थे, और स्टेट रजिस्ट्रार का जो कहना, उन्होंने कहा कि जो चुनाव वो अवमानना की गई है एक नियम के तहत। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 24 दिसंबर को चुनाव हुआ। स्टेट रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार जनरल ने लगाया, उन्होंने ये कहा कि जब चुनाव स्टे हो गया था 17 तारीख को, तो 24 तारीख को उसका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर दिया?
उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी लिखा है कि मतदान की जो तिथि है वो 20 जनवरी तय थी, जबकि ये बात तो ठीक है मतदान की 20 थी, चूंकि उसमें कोई फार्म ही नहीं आया था, एक एक फार्म था, यूनेनिमस था, इसलिए 24 तारीख जो स्क्रूटनी की अंतिम तारीख थी फार्मों की, उस दिन जो है एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो सर अब जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हैं और समितियों को भी चार्ज सौंप दिया, इस बारे में क्या कहना है लीगल तौर पे, कि यह सही है गलत है, इसमें अधिकारी भी दोषी हैं? लीगल तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार की पावर है, एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा सकता है, सोसाइटीज पे लगा दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वी वेलकम दैट, हमें किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सोसाइटी पर एडमिनिस्ट्रेटर लगा उसने स्कूलों का चार्ज किस आधार पर लिया? केवल इस आधार पर लिया कि ये सोसाइटी स्कूलों का संचालन करती है। जब उन्होंने ये मान के स्कूलों का चार्ज ले लिया तो दूसरी कमेटियों को या दूसरी पार्टी को जिनके साथ विवाद चला हुआ है स्कूल में एंट्री देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो एक तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए कि हमारे साथ धोखा है, एक तरह से कि आप चार्ज हमारे से तो आप ले रहे हो, आगे किसी और को दे रहे हो, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आगामी रणनीति क्या रहेगी प्रधान जी इसकी? ऐसा है, पहले तो मेरा सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। इस समाज के बारे में सारा व्याख्या जो है हमारे प्रिंसिपल महोदय गुप्ता जी ने की, तारीख वाइज आपको बतलाया, ये एक एक वर्ड मैं सुन रहा था, ये पूरा सच्चाई पे आधारित है। रणनीति की जो बात है मैं थोड़ा सा बैक में आपको लेके चलूँगा, पीछे लेके चलूँगा। भाई आज नरवाना के अंदर ये जो 3 स्कूल चल रहे हैं, इन स्कूलों को लगातार वर्षों से, कई वर्षों से, 40 साल से, 50 साल से ये समितियां ही चला रही थी। ये समितियों के ही स्कूल थे, इन समितियों ने इन स्कूलों को बनाया था। समितियों का मतलब है आज नए मेंबर उसमें आ गए, परंतु समितियां यही थी, उसमें हमारे बुजुर्ग उन समितियों के मेंबर थे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जहां आती है प्रतिनिधि सभा की, प्रतिनिधि सभा जो है, एक हम आर्य लोगों ने आर्य समाज का प्रचार करने के लिए इनको बनाया था। भाई ये लोग आर्य धर्म का, आर्य समाज का प्रचार ये लोग करेंगे। हमने एक संगठन जो है आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक के अंदर, वहाँ हमारा संगठन था, परंतु इससे पीछे चले जाएं, ये संगठन जो है पंजाब के अंदर था। पंजाब और हरियाणा अलग हुए तो हरियाणा का संगठन बन गया रोहतक के अंदर। ये प्रचार होता रहा, समितियां स्कूल चलाती रही, उन लोगों में धर्म का ज्ञान ज़्यादा था, जो हमारे अनुयायी थे, हमारे धर्म के जो प्रचार करते थे, उनकी बातों को हम मानते थे, आज भी मान रहे हैं, आर्य समाज से संबंधित है, उनकी बातों को आज भी हम मानते हैं। बात आती है, थोड़ी सी मैं आपको और बैक में लेकर चलना चाहता हूँ आर्य समाज के लोगों के बारे में। जैसे मैं नाम लूँगा, आचार्य बलदेव जी के शिष्य हैं रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी। वो सन 87 के अंदर, इससे पहले हो सकता है 1 साल 2 साल पहले, सन मेरे को याद नहीं, वो एक सिंपल व्यक्ति थे, उनमें ज्ञान पूरा था। उनके साथ बाली ईश्वर जी थे। तो उन्होंने आर्य समाज का सारा रूप देखा, इंडिया के अंदर आर्य समाज क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, इन लोगों में क्या खाने की हवस है। तो स्वामी रामदेव जी ने अपना संगठन अलग बनाया, दिव्य योग बनाया, पीतांजलि बनाई। वो लोग इस टाइप से इन लोगों से नहीं जुड़े, नहीं अपना सारा जीवन वो लोग आर्य समाज को देते। परंतु जो लोग आर्य प्रतिनिधि सभा में बैठे हैं वो प्रचार नहीं करते, वो सिर्फ
आज खाने का ढंग सोचते हैं, आज वो क्या नाम है अपनी जागीर समझते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी को कई किले जमीन दान में दिए, बड़ी शर्म की बात है। वहाँ भी 10 साल तक बोर्ड लगे रहे, कुछ सारी समाजी भाइयों ने वो जमीन बेची और करोड़ों रुपए उसके अंदर खा गए, बड़ी शर्म की बात है। जो लोग आज विराजमान हैं वो आर्य समाजी नहीं है, वो सिर्फ खाने के ढंग से वहाँ रोहतक के अंदर बैठे हैं। जो लोग सही हैं वो लोग वो बाहर हैं, जो आर्य समाज को समझते हैं वो लोग बाहर हैं। परंतु आप भी समझ सकते हो जिन लोगों के हाथ में, मैं नरवाना आर्य समाज की बात कर रहा हूँ, आप लोग भी 10 साल से 20 साल से नरवाने में रहते होंगे। भाई आर्य समाजी कौन है, कौन कैसा व्यक्ति है, किस लोगों का आर्य समाज से संपर्क है, उन लोगों ने कौन कौन से लोग नरवाना में जोड़ रखे हैं। बड़ी शर्म की बात है। ये आर्य समाज के लिए एक दब्बा है उन लोगों का जो ऊंचे पदों पर बैठ करके इस आर्य समाज के दो फाड़ करना चाहते हैं। बड़ी शर्म की बात है। स्वामी आर्यवेद जी बाहर निकाल रखे, वो स्वामी जी रामवेद जी बाहर काट रखे। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? जोड़ने की बजाय इन आर्य समाज को, एक मिनट भाई, इस आर्य समाज को तोड़ने पे लगे हुए हो। ना प्रचार करते ना कुछ करते, ये लोग तो सिर्फ सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। ये आपने जो सवाल मेरे से पूछना है रमेश जी, हमारा प्रश्न एक ही है कि बोलो। कल का जो वाक्य हुआ है उसमें आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? ऐसा है जी, हम प्रशासन से भी ये बात चाहते हैं, उन अफसरों से भी ये बात चाहते हैं, विवेक आर्य से भी ये बात चाहते हैं, वो ईमानदारी से अपना काम करें। ईमानदारी से आर्य शब्द लगाया है, वो सच्चाई पे चलें, वो किसी के बहकावे में ना आए, सच्चाई को परखें, सारी हमारी फाइलें देखें, हमारी सारी चीज़ें देखें। अगर एक बात भी कसूर रमेश ने जो शब्द कहे हैं अगर कहीं भी गलत पा जाए, वो गोली से मेरे को शूट कर सकते हैं, मैंने कोई इतराज़ नहीं है। मेरी नार करवा लूँगा मैं अपनी। विवेक आर्य जी ने जो इतना घिनौना काम किया है, हमारे को बुलाया, कोई साइन नहीं है, विचार मेरे को दो, कोई साइन नहीं है। रणनीति की बात बताओ जी। ये मैं रणनीति बताऊंगा। एक मिनट इसमें ऐसा है जी, मैं बोल एक मिनट जी गुप्ता जी, या तो मैं उठ जाता हूँ, आप बोल लो बस। नहीं बोलो, आप बोलो, इनको बोलो दो। नहीं मन नहीं उठेगा इसको। हाँ, मैं सुनो, हम आपकी बातें बोल रहे क्या? नहीं मन कहे नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको बात, विवेक आर्य जी को मैं कह रहा हूँ मेरे बेटे समान है। विवेक आर्य किसका नाम ले रहे हैं आप? ये एडीसी है, विवेक आर्य एडीसी है, वो मेरे बेटे समान है। मेरा बेटा भी 45 साल का है, उनको समझना चाहिए। वो आर्य शब्द लगाते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। आर्य शब्द उन्होंने हटा देना चाहिए, समझे बात ने? और उन्होंने कोई हमारे साइन नहीं करवाए। जब हमारे को चार्ज देता है प्रशासन, हमारे साइन करवाता है। जब हमारे से खोजता है, हमारे कोई सिग्नेचर नहीं। और मीठी मीठी बात करके हमने भी हाथ जोड़े, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, सच कह रहे हैं आप, ये आर्या का कर्म नहीं है और ये लोग हैं तो सच्चाई पे आए, हम उनका साथ देंगे। और बोलो क्या पूछना आपने? हमारी रणनीति है, हम कोर्ट में भी जाएंगे, जो हमारे वकील साहब हमारे को कहेंगे। कानूनी प्रक्रिया क्या होती है वो हमारे वकील साहब बताएंगे। हमारे को एडवाइस गुप्ता जी भी करते हैं, हमारे को हमारे चंडीगढ़ में वकील भी एडवाइस करते हैं। उनकी जो एडवाइस होगी हम उसमें जाएंगे। तो हम ऐसे लोग थोड़ी हैं बिल्डर उठा के उसको मारना है, बाहर निकालना है, नहीं, हमारी नीति नहीं है। हम जब भी चार्ज लेने गए, सिर्फ कल्ला व्यक्ति मैं गया था, मेरे साथ और कोई इधर का प्रशासन था, वो 40 लोग आते हैं। ये क्या आर्य समाज की नीति है? बड़ी शर्म की बात है। रमेश जी, ये जो प्रकरण हुआ जी जब आपने चार्ज लिया जी तो शहर में कुछ दिनों बाद एक चर्चा चल पड़ी थी कि वो दोबारा आएंगे, और शायद इस बात का आपको भी आभास था कहीं ना कहीं। तो तब से लेकर अब तक उस दौरान आपने कोई देखिए, इसमें हाँ, कोई हाँ। कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, ये बात को आप पत्रकार बंधुओं ने सुनी, हो सकता है सच्चाई हो, कुछ हो सकता है सच्चाई है, कुछ आभास हमें भी था, हमें ये डर था। कुछ लोग, राजनीतिक लोग उन सीटों पर बैठे हैं, वो आर्य समाज का नाश करने पर तुले हुए हैं। मैं नाम तो कह रहा हूँ, सारे देश को पता है जो कौन कौन से आर्य समाज के अंदर घुसे हुए हैं।
दूसरों की लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, ऐसे आर्य समाजी लोग हैं। पिछले भी पेपरों में आपने छापा होगा, कुछ कैथल से छपी होगी, कोई कुरुक्षेत्र से भी छपी होगी। अरे मैं क्या क्या बताऊँ आपको, क्या क्या नाम लेके बताऊँ। अरे मन ने भी तो रोटी खानी है, वो लोग खा क्या करना, मेरा मारेंगे गोली कर देंगे बाहर, जाओ जी आप हमारे खिलाफ बोल रहे, सीटों में बैठे हैं। भाई शर्म की बात है, दुख आता है, एक आर्य लिखते हुए शर्म आता है। मैं इस बात से नहीं डरता, मेरा वीडियो लाइव कर देना, दिखा देना, कहीं भी पेपरों में छाप देना, नो प्रॉब्लम। कोई मैं छिपाने वाली बात नहीं करता, ना डरने वाली बात करता। मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, मैं अभी 2 मिनट के लिए इसका कंक्लूडिंग बयान देना चाहता हूं, आप इसको चालू करें सर। 1 मिनट। हाँ जी सर। मैं ये कहना चाहता हूं ईमानदारी से, मैं इस केस में पार्टी नहीं हूं, मैं किसी भी मैनेजिंग कमेटी के तरफ नहीं हूं, न मैं नरवाना की जो सोसाइटीज हैं उनकी तरफ हूं, न मैं आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की तरफ हूं। मैं सच कहने में विश्वास करता हूं और मैंने अब तक जो बातें कही हैं वो सारी कागजों के और रिकॉर्ड के बेस पर कही हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इन संस्थाओं का नरवाना के विकास में अभूतपूर्व योगदान है। मैं अपने बचपन से प्राइमरी से लेकर के स्कूली शिक्षा मैंने आर्या हायर सेकेंडरी स्कूल उस टाइम पे होता था, हमने इससे पूरी की। और ये स्कूल आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर और इंजीनियरों की खान रहे हैं। इन स्कूलों का पतन होना, देखिए ये बात तो निश्चित रूप से है, जब 2 पार्टियां होंगी दोनों में विवाद होगा और इस तरह की सिचुएशन चलेगी जो अब चल रही है, स्कूलों का डाउनफॉल होगा, ये तयशुदा बात है। इन स्कूलों का पतन होने से नरवाना क्षेत्र की कई लाख जनता के जो लोग हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मिलने की संभावनाएं घटेंगी, हानि होंगी। मैं हरियाणा सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि क्षेत्र के हित को देखते हुए वो इस मामले में या तो एक आयोग का गठन करें, जो आयोग इस मामले की सारी सच्चाई को जान करके ये फैसला करे कि कौन इन स्कूलों का असली हकदार है चलाने का, किसने ये स्थापित किए, कौन इनको चलाता था, किसको ये स्कूल मिलने चाहिए, या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने से बचाने के लिए या शिक्षा के पतन को रोकने के लिए सरकार इन स्कूलों का अधिग्रहण करे और अपने अंडर चलाए। मैं ये कंक्लूडिंग बयान देना चाहता हूं। थैंक यू।